परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 12th और ये उसका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने इसके पहले के 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन लेक्चर को भी देख लीजिए। तो आइए बच्चों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक कूलाम की परिभाषा की। तो लगाएंगे आप एक कूलाम की परिभाषा। एक कूलाम की परिभाषा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप याद रखेंगे। एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है? तो लिखेंगे बच्चे, एक कूलाम वह आवेश है, एक कूलाम वह आवेश है, एक कूलाम वह आवेश है जो दो सजातीय आवेश एक कूलाम वह आवेश है जो दो सजातीय आवेश के बीच कार्य एक कूलाम वह आवेश है जो दो सजातीय आवेश यदि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं तो 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो बच्चे याद रखेंगे, एक कूलाम वह आवेश है जो दो सजातीय आवेश यदि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं तो 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। मान लो एक पॉजिटिव आवेश ये है प्लस Q, एक प्लस आवेश ये है सजातीय। देखो हमने कहा अगर ये विजातीय हो जाएंगे तो फिर आकर्षित करेंगे लिखना पड़ेगा हमें, बात समझ रहे हो? तो एक कूलाम वह आवेश है जो दो सजातीय आवेश यदि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं तो 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। और ये आवेश किसमें है? तो मान लेते हैं वायु या निर्वात में है। कितनी दूरी पे है? तो कहोगे 1 मीटर की दूरी पे है। तो ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा बहुत आसान बनाई गई है, बहुत ध्यान समझो बात को। एक कूलाम वह आवेश है, एक कूलाम क्या है? वह आवेश है जो दो सजातीय आवेश यदि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों। ठीक है, दो सजातीय आवेश यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस सजातीय होता है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तो उनको 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है,
ये हमारी परिभाषा है एक कूलाम की, इसको आप याद रखेंगे। तो एक कूलाम वह आवेश है जो दो सजातीय आवेश यदि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं तो 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। ये आपको याद रखना है ऐसे ही। ये हो गया हमारा एक कूलाम की परिभाषा। कोई समस्या यहां तक आपको? अब आगे हम बात करेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक की। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक की। मिटा लिए, नोट कर लिए जी इसको। अब देखेंगे आगे हम बात करेंगे। तो ये एक कूलाम की परिभाषा है, आपको याद रखना है। अब आपेक्षिक विद्युतशीलता डालेंगे हेडिंग, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता तथा परावैद्युतांक, या एवं लिख लो, एवं परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता और परावैद्युतांक इंग्लिश में होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये होता है इंग्लिश में। ये देखो, आपेक्षिक विद्युतशीलता को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और परावैद्युतांक को कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है क्या होता है, और समझते हैं। देखो बात को समझो आप। यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर, ठीक है, यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु या निर्वात में स्थित हैं, यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु या निर्वात में स्थित हैं तो बच्चे इनके बीच बल क्या होगा, F, इसको हम ए लिख दें, ए माने एयर में, वायु में, है ना, या वायु ही लिख देते हैं, चलो, है ना, सीधे F वायु, यानी कि वायु में लगने वाला बल क्या होगा, तो कहोगे यहां पे होगा आपका 1/4πε0, ठीक है। और क्या होगा, तो कहेंगे Q1 Q2, मान लो दो आवेश है ये Q1 Q2 फिगर बनाते हैं इसका, दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी अगर r है और ये वायु में है तो बल होगा वायु में लगने वाला, ये बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 r²। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई समस्या है जी? ये बात हमने कल कर ली है कि अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं वायु में तो उनके बीच लगने वाला बल, वायु में लगने वाला बल, तो ये वायु लिखा हमने, बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 r²। अब भाई अगर यदि यही दो आवेश समान दूरी पर, मतलब इतनी ही दूरी पर, समान दूरी यानी कि r पर किसी माध्यम में रखे हों तब देखो बच्चे, अगर यही दो आवेश Q1 Q2 समान दूरी मतलब आ रही दूरी पर किसी माध्यम में रख दें तो कहोगे सर माध्यम में बल बदल जाएगा, तो F माध्यम हो जाएगा
1/4πε0 सेम रहेगा, यहाँ के जुड़ जाएगा, माध्यम का परावैद्युतांक है ना, विद्युतशीलता, तो क्या होगा इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया ये। अब देखो वायु में बल इतना है, माध्यम में के और जुड़ गया, क्योंकि वायु के लिए के की वैल्यू 1 होती है, नहीं लिखे हैं, लेकिन किसी माध्यम में रखेंगे तो उसमें के की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे हम बताएं कि धातुओं के लिए अनंत होती है ना, मोम के लिए 10 होती है, जल के लिए 81 होती है ना, सारी वैल्यू अलग अलग है, तो यहां पे तो बल डिफरेंट हो जाएगा। अब अगर आपसे हम कहें कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग कर दो, है ना, तो अगर बच्चे यहां पे हम समीकरण 1 को भाग कर दें 2 से तो क्या होगा, तो कहोगे एफ एयर अपॉन, यानी हिंदी में लिखते चलो, एफ वायु बटे एफ माध्यम, यानी वायु में लगने वाला बल बटे माध्यम में लगने वाला बल बराबर, तो देखो यहां से सब कुछ कट जाएगा हमारे हिसाब से, देखो Q1 Q2 कट जाएगा, R स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, यहां से क्या बचेगा, तो कहोगे यहां से जो है केवल यहां के बचेगा, यहां पे बात समझ रहे हो ना क्या बचेगा, तो यहां पे जो है आपका बचने वाला है 1 बटे के ये, और यहां पे जो है ये इप्सिलॉन नॉट और ये इप्सिलॉन हमारा है ना, तो यहां से क्या वैल्यू आ गई, तो कहोगे अगर इसको भाग करेंगे तो आएगा, देखो 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये F1 की वैल्यू मतलब इक्वेशन 1 की, और इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है, तो कहोगे 1/4 इप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर है जी। अब देखो आप क्या होगा, तो यहां से क्या बनेगा, देखो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर पूरा कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई पूरा कट जाएगा, अब बचा क्या, अब यहां पे जो बचा ये, तो आ गया ये हमारे पास यहां पे आप एक थोड़ा चेंज कर लो, इप्सिलॉन नॉट को हटा के इप्सिलॉन न कर लो, क्योंकि मीडियम का परावैद्युतांक हम इप्सिलॉन मीडियम लिख लेते हैं, इप्सिलॉन एम कर लो, ठीक है ना, क्या कर लो, इप्सिलॉन एम, माध्यम का परावैद्युतांक जो है इप्सिलॉन एम कर लो, नहीं तो कट जाएगा अभी फिर, ठीक है ना। इप्सिलॉन नॉट जो है वायु का है और इप्सिलॉन एम किसी माध्यम का है, के को भी हटा लेते हैं साइड में थोड़ी देर के लिए। अब समझो यहां इप्सिलॉन नॉट क्या है, अभी हम बताएंगे के कहां जाएगा, के भी बताएंगे कहां आएगा, इप्सिलॉन नॉट समझ में आया वायु का है, इप्सिलॉन एम क्या है माध्यम का है, परावैद्युतांक है ना। अब देखो इसको इप्सिलॉन एम यहां कर लोगे तो फायदा क्या होगा इससे, अब देखो ये 4 पाई कट जाएगा और ये इप्सिलॉन एम ऊपर जाएगा पलट के, तो ऊपर आएगा इप्सिलॉन एम अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया वायु का बल बटे माध्यम में बल बराबर इप्सिलॉन एम अपॉन इप्सिलॉन नॉट, यानी कि आ गया ये बल वायु में बटे बल माध्यम में और बराबर होगा इप्सिलॉन एम बटे इप्सिलॉन नॉट। और सुनो ध्यान से, इसी इप्सिलॉन एम और इप्सिलॉन नॉट के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, इप्सिलॉन आर, क्या कहते हैं इप्सिलॉन आर। तो हमारे पास देखो 2 फॉर्मूले यहां बन गए जी, दोनों को याद रखोगे, एफ वायु बटे एफ माध्यम बराबर इप्सिलॉन एम अपॉन इप्सिलॉन नॉट बराबर इप्सिलॉन आर, और ये इप्सिलॉन आर जो है यही के है, यही के गया है, दोनों के माध्यम का अनुपात जो है। अभी देखो जो हमने आपको बताया कि यहाँ इप्सिलॉन नॉट इंटू के था ना, वही लिखा है वहां पे, देखो कैसे बताएं, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो इप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या आएगी बताओ हमें, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन आर ही तो के है हमारा, हमारे लिए के क्या है इप्सिलॉन नॉट आर ही तो है,
तो K इंटू इप्सिलॉन नॉट देखो आ गया ना यही वाला वैल्यू। अभी ये तो हमने लिखा था यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट इंटू K। देखो अब यहाँ समझना ज्यादा आसान हो गया क्योंकि यहाँ कट जा रहा था वैल्यू। अब इधर से क्या हुआ फायदा कि इप्सिलॉन m अपॉन इप्सिलॉन नॉट बराबर इप्सिलॉन r आ गया। अब अगर हमें किसी, जैसे मान लो हमें किसी माध्यम की विद्युतशीलता दी गई है और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता दी गई है, तो हम उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता निकाल सकते हैं, कांस्टेंट उसका K की वैल्यू। जैसे जल का 81 होता है ना, मोम का 10 होता है, धातु का अनंत होता है। तो अगर हमें माध्यम की विद्युतशीलता पता हो, निर्वात की तो पता ही है, तो डिवाइड करके हम K का मान यहां से निकाल सकते हैं। तो इप्सिलॉन r ही हमारा K है, ध्यान देना इस बात को। इप्सिलॉन r ही हमारा K है, जो वहां आपको हम इप्सिलॉन K बताए हैं वही इप्सिलॉन r यहाँ पे है, ठीक है। तो कुछ बुक में इप्सिलॉन r दिया है, कुछ में K दिया है, परेशान नहीं, दोनों सेम चीजें हैं, है ना। अब चाहे तो आप इप्सिलॉन m के जगह पे क्या लिख सकते हो, इप्सिलॉन नॉट इंटू K, यानी K यानी इप्सिलॉन r, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें सेम है। देखो एक बार फिर समझ लो इस बात को। हमने कहा आपेक्षिक विद्युतशीलता एवं परावैद्युतांक क्या होता है। हमने कहा अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर निर्वात या वायु में रखे हैं तो उनके बीच वायु में लगने वाला बल क्या होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया। अगर यही आवेश को हम किसी माध्यम में लाके रख दें भाई, तो यहां पे उसकी विद्युतशीलता इप्सिलॉन m लिखा हमने, क्यों, क्योंकि हमें ये रिलेशन निकालना था। मेन रिलेशन हमारा ये वाला है, देखो ये वाले रिलेशन को हमें चाहिए था, क्योंकि इसको हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होती है किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को ही आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। परिभाषा बनेगी अभी है। तो इसको लाने के लिए हमने कहा इप्सिलॉन m कर लेते हैं इसको। माध्यम का बल लगने वाला जो है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, दोनों को हमने डिवाइड किया तो F वायु बटे F माध्यम आ गया। काटा पिटी करने के बाद ये इप्सिलॉन m अपॉन इप्सिलॉन नॉट आया। बात समझ में आई। और हमने कहा यही इप्सिलॉन m अपॉन इप्सिलॉन नॉट जो है इप्सिलॉन r होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। बात समझ में आई। क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता है। यहां तक आप नोट कर लो, अगर कोई समस्या है बताओ। अब देखो यहां पे हमने कहा इप्सिलॉन m अपॉन इप्सिलॉन नॉट बराबर इप्सिलॉन r होता है, यानी इप्सिलॉन r क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन बनाएंगे हम। देखो डेफिनेशन कैसे बनाते हैं सीख लो आप पहले। फॉर्मूला बन गया हमारा, अब बनाएंगे डेफिनेशन। हम लिखेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो परिभाषा क्या बनेगी, लिखेंगे परिभाषा क्या है। देखो किसी माध्यम की विद्युतशीलता, इप्सिलॉन m क्या है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, और इप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहेंगे। तो लिखेंगे किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक
वैद्युतांक कहते हैं। ये हमारी बन गई परिभाषा, यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता इप्सिलॉन आर बराबर, या इसी को के भी लिखते हैं तो के या इप्सिलॉन आर, दोनों बात सेम है, ठीक है। क्या होता है, इप्सिलॉन एम अपॉन इप्सिलॉन नॉट, देख लो। और अभी हमने तुरंत देखा है कि ये किसके बराबर होता है, तो वायु के बल, वायु या निर्वात में जो बल है और माध्यम में जो बल है उसके भी बराबर होता है। ये बात हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो यहां से आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा भी हमारी बन गई कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। और ये कहां पाया जाता है, लिविंग सिस्टम में, ठीक है, जैसे बोर्ड में होता है, एटमी में पाया जाता है और विंड एक में पाया जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। अभी हो गया हमारा आपेक्षिक विद्युतशीलता का पॉइंट खत्म। अब हम लोग बात करेंगे जो विद्युतशीलता है हमारी, इसका जो है विमा क्या होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है, और बनाते हैं, ठीक है ना। जिसको नोट करेंगे ध्यान से कि निर्वात की विद्युतशीलता का विमीय सूत्र एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जिसको आप याद रखेंगे डायरेक्ट। कैसे बनाते हैं, देखो याद तो बड़ा है ना हो कोई बात नहीं, लेकिन इसको बनाना सीख लो आप। आओ लिखते हैं, निर्वात या या फिर ऐसा लिखो सीधे, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता बोले, या फिर माध्यम की विद्युतशीलता बोले, मात्र विमा सूत्र वही होगा, ठीक है। या फिर आपसे कह दे माध्यम की विद्युतशीलता, दोनों का ही विमीय सूत्र क्या है, सेम होगा। देखो इप्सिलॉन नॉट कह दे या इप्सिलॉन एम कह दे, अंतर नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में वही बात है। अब देखो अगर हम यहां से F बराबर लिखें 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या फिर लिख दे बल का सूत्र F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन M इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दोनों ही बातें सेम है। अब यहां से अगर इप्सिलॉन नॉट निकालेंगे हम तो क्या आएगा, आपका F इंटू, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, या फिर ऐसे कर लो, इसको इधर ला लो इप्सिलॉन नॉट और बल को नीचे भेज दो, तो इप्सिलॉन नॉट निकालोगे तो आएगा Q1 Q2 अपॉन F4 पाई और R स्क्वायर, सारी बात लिख दिए। अगर यहां से इप्सिलॉन M निकालेंगे हम इधर से, तब भी आएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 4 पाई F नीचे ला लो तो F R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सेम वैल्यू हो रही आ रही है, विमीय सूत्र भी सेम आएगा, है ना, इसका विमीय सूत्र उसका विमीय सूत्र सेम आएगा। अब एक काम लिख लेते हैं, देखो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम, विमीय सूत्र होगा AT, है ना। कैसे आएगा, देखो विमीय सूत्र देखो ऐसा निकलता है, I बराबर हम लोग Q/T पढ़े हो ना, कहाँ पढ़े हो, कक्षा 10 में भी पढ़े हो, अभी चैप्टर 3 में फिर से पढ़ेंगे आगे धारा वाले में। तो Q बराबर क्या बनेगा, IT बन जाएगा। I माने धारा, धारा का विमीय सूत्र एम्पियर होता है A, और समय का विमीय सूत्र T होता है। बात समझ में आएगी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो AT हो गया इस आवेश Q1 का, Q2 का भी AT हो जाएगा। चलो यहाँ तक हो गया, आगे नीचे आओ। बल का विमीय सूत्र होता है MLT⁻², सबको याद है इतना। 4 पाई भाई विमीय होगी नहीं इसकी, क्योंकि नियतांक है ना,
नियतांक की विमा तो होती नहीं इसमें। बच्चा आर, भाई आर क्या है? मीटर का दूरी, सॉरी एल होगा बालक, आर क्या है? दूरी है, दूरी का विभव सूत्र लंबाई है, एल होगा, एल का स्क्वायर। अब इसको आप पूरे को सॉल्व कर लो तो विभव सूत्र देखो क्या आएगा। देखो यहाँ पे m एक बार है ना, तो इसको ऊपर ले जाओ तो m की पावर -1। l कितनी बार है? एक बार ये, दो बार ये, तीन बार, ऊपर जाएगा l की पावर -3। और भाई t देखो, दो बार ये है, -2 बार ये है, ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 2 और 2 मिलके t की पावर 4 है ना। और ध्यान देना a इंटू ए मिलके a की पावर 2। भाई ये इसका विमेय सूत्र आता है, इसको आपको याद करना डायरेक्ट, याद मतलब नहीं कर, समझ लेना है बस। देखो एग्जाम में पूछता है तो m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2 कैसे निकाले? देखो इस तरह से, आपको याद भी नहीं करना सारी बातें, कि बहुत सारी चीजें याद नहीं कर सकते आप, तो उसको आप समझेंगे कैसे बनाना है। जब कभी आएगा, अगर याद मतलब समझ में बात, देखो ऑप्शन में टिक कर सकते, अगर ऑप्शन आएगा देख के समझ जाएंगे हाँ यही वाला है, अदरवाइज निकाल लेंगे हम यहीं से, है ना। 10 सेकंड लगना है, निकल जाएगा तुरंत। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। वही विमेय सूत्र उसका भी आएगा सेम, क्योंकि वैल्यू तो वही है ना सबकी। नोट हो गया भाई। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना बातों को। अब हम बात करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। नोट कर लिए इसको। देखो ये जो विमेय सूत्र हमने बताया, इसको आपको डायरेक्ट जो है दिमाग में रखना है, अभी से लिख लो कि इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये, किसमें? बहुविकल्पी प्रश्न में। लिख लो कहाँ आएगा, बता दिया पहले से ही, ये प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न में आएगा, आता है हमेशा, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखो आगे, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं बहुल आवेशों के कारण, बहुल आवेशों के निकाय पर बल, निकाय पर बल। जैसे मान लो कई सारे चार्ज आवेश हैं तो उनके निकाय पर बल निकालें अगर, तो उसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रिंसिपल ऑफ, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। भाई देखो होता क्या है, जैसे मान लो हमने कहा 3 आवेश हैं, एक है ये Q1, एक है ये Q2 और एक है Q3। ठीक है, कौन कौन आवेश है भाई? Q1, Q2 और Q3। अगर हम ये कहें कि आप ये बताओ Q1 आवेश पर कौन कौन बल लगाएगा, Q1 आवेश पर कौन कौन बल लगाएगा, तो Q1 पर इसके आसपास जो है वही बल लगाएंगे, है ना। आदमी किससे परेशान है? तो कहोगे पड़ोसी से, है ना। किससे परेशान है? पड़ोसी से। तो भाई जो आस पड़ोस में उसे परेशान करेंगे ना, खुद तो अपने कोई थोड़ी परेशान करता है, या भाई नदी में कूद जाते आज हम, बोलो ऐसा कोई करता है कि आओ भाई आज नदी में हम कूद जाते हैं, मर जाते हैं, ऐसा कोई थोड़ी करता है। परेशान कौन करता है? पास पड़ोसी, है ना, पड़ोसी। ये सारा पड़ोसी बहुत खतरनाक बीमारी है ना। अब जो है इसको देखो, Q1 पर कौन कौन बल लगाएगा? Q2 और Q3। जैसे प्रखर जो है परेशान किससे हैं? समझ रहे हो ना।
तो अब यहाँ पे जो है भाई इस पर जो है बल इसने लगाया बल ना, तो इस Q1 पे किसने बल लगाया, इसने लगाया और इसने बल लगाया, ठीक है ना। तो अगर हम कहें कि आवेश Q1 पर नेट बल निकालो आप, नेट बल यानी कि फोर्स ऑन Q1, तो क्या होगा, तो कहोगे यानी आवेश Q1 पर बल, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 2 यानी पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले के कारण बल F12 प्लस पहले वाले आवेश पर तीसरे वाले आवेश कारण बल F13, यही है और कोई तो है नहीं पड़ोस में, तो यही दो आवेश बल लगाएंगे और इनका जब वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर सम, हाँ वेक्टर के साथ, इसीलिए वेक्टर हमने आपको रिवाइज कराया अभी हाल में ही, है ना। वेक्टर सम होगा यहाँ पे, एंगल के साथ इस्तेमाल होगा, आ गया ओ, है ना, आने वाला जान लो। तो ये F12 माने पहले वाले आवेश पर ये दूसरा बल लगाएगा, पहले वाले आवेश पर ये तीसरा वाला बल लगाएगा, तो क्या करेंगे, फोर्स ऑन Q1 मतलब पहले वाले आवेश पर बल यानी Q1 पर बल कौन कौन लगा रहा है, दूसरा लगा रहा है। F12 मतलब पहले वाले पर बल दूसरे के कारण, F13 मतलब पहले वाले बल तीसरे के कारण। बात समझ में आ गई। अध्यारोपण सिद्धांत क्या है कि अगर कई सारे आवेश का निकाय है तो उन सभी का जो नेट बल होगा, वेक्टर सम, अगर किसी एक आवेश पे हमें बल निकालना है तो उस पर कौन कौन बल लगा रहे हैं आवेश, उन सबका वेक्टर सम कर दो, सदिश योग कर दो। तो किसी एक आवेश पर लगने वाले अन्य आवेशों के कारण बल का सदिश योग अध्यारोपण का सिद्धांत है। यही क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। बात समझ में आ गई जी। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे हम कह दें भाई अभी तो 3 आवेश है, अगर 3 से ज्यादा हो जाए मान लो n आवेश, तो इसको एक बार पहले आप लिख लो फिर बताते हैं। ठीक है जी, नोट हो गया भाई। अब देखो इसके बाद अभी हमने कहा 3 आवेश थे भाई, अगर मान लो n आवेश हो तो n आवेशों के निकाय पर लिखेंगे n आवेशों के निकाय पर, n आवेशों के निकाय पर। तो भाई अगर n आवेश का निकाय हो जाए तो भाई होगा क्या, देखो ध्यान समझो फिर कहानी को। जैसे मान लो ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है, ये Q4 आवेश है, ऐसे ऐसे करके भाई ये क्या है, Qn आवेश है। ठीक है, n आवेश है। अगर आपसे हम ये कहें कि इस Qn पर कौन कौन बल लगा रहा है, मान लो यहाँ Qn हम बीच में लिख दिए समझने के लिए, मान लो Qn पे हम बल निकाल रहे हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, इस तरह से बहुत सारे आवेश है। Qn कितने आवेश है, n आवेश है। तो इस Qn पे कौन कौन बल लगाएगा, ये बल लगाएगा, ये बल लगाएगा, ये बल लगाएगा, ये बल लगाएगा, ऐसे सब बल लगाएंगे, है कि नहीं। इस Qn पे सब बल लगाएंगे ना, तो लिखेंगे आवेश Qn पर नेट बल, नेट बल मतलब इस Qn पे तो सब बल लगाएंगे ही, तो इस पर नेट बल जो होगा उसी को कहेंगे परिणामी बल, वेक्टर सम। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब देखो तो फोर्स ऑन Qn, फोर्स ऑन Qn ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन Qn बराबर क्या होगा, तो कहेंगे फोर्स ऑन n ड्यू टू 1, समझो, फोर्स ऑन n पर बल, देखो n1 मतलब क्या है, n पर बल पहले वाले आवेश के कारण, प्लस Fn2 मतलब n वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश के कारण बल, प्लस Fn3
n वाले आवेश पर तीसरे वाले आवेश कारण बल। ऐसे ही Fn4 ऐसे ही लास्ट में चलते चलते क्या आएगा भाई, फोर्स ऑन Qn ड्यू टू, हाँ बहुत सही शाबाश, n-1, क्योंकि इस पे तो अगर टोटल n आवेश हैं तो अब इस पे तो बल लग रहा है, तो बचे कितने, n-1 बचे ना जो बल लगाएंगे। बात को समझो, अगर कुल 5 आदमी हो, तुम मान लो तुम्हारे पांच पड़ोसी हैं, तुम सब मिलकर 5 लोग हो, 5 घर का परिवार है मोहल्ले में, तो अगर तुम्हारे ऊपर बल लग रहा है तो तुम अपने ऊपर थोड़ी लगाओगे बल, और अन्य 4 लगाएंगे ना, तुमको छोड़कर 4। बात समझ लो कि नहीं, यानी अगर 5 लोग हो यहाँ पे तो 5 में अगर किसी एक पर बल हम पूछ लें तो अन्य 4 लोग लगाओगे, मतलब एक कम हो जाएगा ना। वैसे ही अगर n आवेश थे यहाँ तो किसी एक पर अगर बल हम पूछ रहे हैं आपसे तो अन्य n-1 लोग लगाएंगे, है ना। जिस पर बल निकाल रहे हो तो अपने ऊपर बल तो वो लगाएगा नहीं, तो एक कम हो जाएगा। तो यहाँ n मत लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा, n × n-1, मतलब उससे एक कम हो गया। अब जैसे यहाँ 3 वाला जब ले लिए थे, 3 वाले में 2 लोग बल लगा रहे थे, Q1 पर बल Q2 और Q3 लगा रहा था अभी, वैसे ही n आवेश पर n × n-1 नहीं एक कम हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, अध्यारोपण का सिद्धांत आ गया। यानी अगर किसी आवेश पर अगर आपको बल निकालना है तो अन्य सभी आवेश उसके आस पड़ोस वाले बल लगाएंगे, और उसका जब वेक्टर सम करेंगे, देखो ये वेक्टर बना दिए, एरो लगा सबके ऊपर लगा दिए, मतलब वेक्टर योग, तो सभी का सदिश योग क्या है, ये क्या है, सदिश योग, सभी बलों का सदिश योग। ध्यान देना भाई, सभी बलों का सदिश योग, यही क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। क्लियर है मामला यहां तक का। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, अगर कई सारे आवेश का निकाय है तो किसी एक आवेश पर लगने वाले सभी बल का सदिश योग बराबर होता है ना। सब क्या होगा, इस आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होगा, यही क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करने वाले हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब कूलाम के नियम के वेक्टर स्वरूप की। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। उसके बाद हम लोग फिर न्यूमेरिकल, इस टॉपिक पे हमने फोर्स को पढ़ लिया है, अब फोर्स पर जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद।